नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर में मैंने पहला चैप्टर कवर किया है। आप लोगों ने अभी तक अगर पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसे पूरा पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोगों को ये दूसरा चैप्टर अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए देखते हैं, आज से हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर कौन सा है? दूसरा चैप्टर हमारा है वाष्प संपीड़न निकाय, या बोल सकते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम, जो कि ये आप लोगों का दूसरा चैप्टर है। लगभग 2 से 3 वीडियोस में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है ये क्या है, किस लिए यूज किया जाता है। तो आप लोगों को पता है वेपर का मतलब होता है वाष्प, किसी भी चीज़ की वाष्प। जैसे आप लोग पानी को बॉयल करते हैं तो वो कुछ समय बाद वाष्प के रूप में ऊपर उड़ने लगता है, तो उसे हम लोग क्या वेपर या फिर वाष्प बोलते हैं। संपीड़न का मतलब है किसी चीज़ को दबाना या उसका आयतन कम करना। मान लीजिए जैसे रुई है, रुई इतनी है, हम लोग क्या करेंगे उसे दबाकर इस आकृति में या इस आयतन में ले आए, तो क्या है हम लोगों ने उसे संपीड़ित की या फिर संपीड़न या फिर दबाव बल लगाकर उसका आयतन कम किया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संपीड़न कहेंगे। और निकाय का मतलब सिस्टम क्या है? वाष्प और संपीड़न की कॉम्बिनेशन को जो मिलाकर एक सिस्टम या निकाय बनता है, उसे हम लोग पूरा कहेंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्यों यूज किया जाता है? जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि एयर जो प्रशीतन तंत्र है, जो वायु से चलने वाला होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ हानियाँ आई, या फिर बोल सकते हैं कि जो वायु से चलने वाला हमारा कंप्रेशन सिस्टम था, उससे बनने वाला रेफ्रिजरेटर या एसी जो हमारी होती थी, वो बड़े आकृति की होती थी या बड़े आकार में या स्थान घेरने वाली होती थी, और उसके बहुत सारे अलाभ भी थे या फिर बोल सकते हैं हानियाँ थी, जो कि हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक सिस्टम बनाया गया जिसे हम लोग वाष्प संपीड़न निकाय बोलते हैं। तो देखते हैं ये क्या है। अधिकतर आधुनिक प्रशीतन तंत्र इसी तंत्र या निकाय पर कार्य करते हैं। जो इस समय आ रहे हैं वो क्या है? इसी सिस्टम पर कार्य करने वाले हमारे जो प्रशीतन तंत्र हैं वो आते हैं। यह निकाय घरेलू, व्यावसायिक तथा औद्योगिक इत्यादि सभी उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या जो हमारा ये वाष्प संपीड़न निकाय है, ये कहाँ कहाँ पे? घरों में, जैसे फ्रिज। व्यावसायिक मतलब कोई दुकान है जहाँ पर ब्रेड या दूध का व्यापार होता है। औद्योगिक इंडस्ट्री, जैसे रबर की इंडस्ट्री हो गई या कोको कोला की फैक्ट्री हो गई, तो इन सभी जगहों पर वाष्प संपीड़न निकाय पर आधारित हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। क्योंकि क्या है, ये इससे बनने वाला रेफ्रिजरेटर हमारा छोटा होता है, और क्या है ये बंद लूप पर कार्य करता है, जिससे क्या है एक बार वाष्प भर देने के बाद में वो लंबे समय तक उसी प्रोसेस, एक ही वाष्प बदल बदल के, मतलब एक चक्र पूरा करने के बाद दूसरा चक्र पूरा करती है और हमें लंबे समय तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देती रहती है। और आगे देखते हैं क्या है। वाष्प संपीड़न निकाय में वाष्प को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो हमारा संपीड़न निकाय तैयार होगा या फिर संपीड़न निकाय से बनने वाला फ्रिज होगा, उसमें जो रेफ्रिजरेंट या फिर प्रशीतक का कार्य, प्रशीतक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसा पदार्थ जो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है या फिर शीतलन प्रभाव देता है, उसे हम लोग प्रशीतक बोलते हैं। तो यहाँ पर वाष्प का प्रयोग किया जाता है, जैसे अमोनिया हो गई। हम लोग अपने इस चैप्टर में या फिर पॉलिटेक्निक में जो ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का सब्जेक्ट है, इसमें जो प्रशीतक यूज किया गया है वो अमोनिया का किया गया है। तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर ये चक्र पढ़ेंगे। वाष्प संपीड़न प्रणाली के लाभ वायु प्रशीतन प्रणाली की अपेक्षा अधिक हैं। क्या चीज है? वाष्प संपीड़न प्रणाली जो है उसके लाभ वायु प्रशीतन प्रणाली से अधिक होते हैं, आप लोगों को जैसा मैंने बताया है। तो इसका जो लाभ है पहला देख लेते हैं, वो क्या है? वो है किसी प्रशीतन
क्षमता के लिए छोटा आकार होगा। क्या चीज? हमें अगर प्रशीतन क्षमता के लिए कोई प्रशीतक का निर्माण करना है तो वो छोटे आकार में बनेगा, जो कि कम स्थान भी घेरेगा। जब कम स्थान घेरेगा, उसकी बॉडी भी छोटी होगी, तो क्या है, उसका कास्ट भी कम आएगा। दूसरा है निष्पादन गुणांक अधिक होता है। इसका क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अधिक होता है। आप लोगों को मैंने कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताया था कि निष्कासित ऊष्मा बटे कृत कार्य, किसी भी चीज की सीओपी होती है, तो इससे जो हमें सीओपी प्राप्त होती है वो अधिक से अधिक प्राप्त होती है अपेक्षाकृत वायु प्रशीतन प्रणाली की। तो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है मशीन को चलाने के लिए कम अश्व शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। क्या चीज है? किसी भी मशीन को चलाने के लिए हम बाहरी ऊष्मा देते हैं या बाह्य कुछ कार्य करते हैं। जो यहाँ पर हम लोग कार्य करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एचपी में लेते हैं, हॉर्स पावर या फिर अश्व शक्ति में। तो यहाँ पर इस प्रणाली को या वायु संपीड़न प्रणाली निकाय से बने प्रशीतक जो होते हैं उनमें अश्व शक्ति की आवश्यकता कम पड़ती है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, वायु संपीड़न निकाय का सिद्धांत तथा प्रमुख अंग। अब हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे कि वायु संपीड़न जो निकाय है हमारा किस तरीके से वर्क करता है और इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट हमारा है वाष्पित या फिर इवेपोरेटर। दूसरा पार्ट है संघनित या फिर कंडेंसर। तीसरा पार्ट हमारा है संपीडक या फिर कंप्रेसर। और जो हमारा चौथा पार्ट है वो है प्रसार या अवरोधक वाल्व। ये जो चार अंग हैं इनकी जानकारी हम लोग अभी लेंगे, किस तरीके से वर्क करते हैं, इनका क्या काम होता है, ये क्या होते हैं, और इसी से एक बनाएंगे क्या, रेफ्रिजरेशन निकाय या फिर वाष्प संपीड़न निकाय बनाएंगे, और वो किस तरीके से वर्क करता है ये भी देखेंगे हम लोग। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। लोग देख लेते हैं कि हमारा जो वाष्प संपीड़न चक्र होता है वो किस तरीके से कार्य करता है। यही जो वाष्प संपीड़न चक्र होता है यही फ्रिज का एक प्रकार से बोल सकते हैं, ये एक ब्लॉक डायग्राम है या फिर लाइन डायग्राम भी से बोल सकते हैं। तो जो हमारी फ्रिज होती है कुछ इसी तरीके से डिजाइन की जाती है। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। सबसे पहले इसके हम लोग पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहला इसका पार्ट होता है वो होता है प्रशीतक, जहां पर कूलिंग क्रिया हमें प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है ये पहला हो गया। जो दूसरा भाग है वो होता है संपीडक, जहां पर हम लोग वाष्प को संपीडित करते हैं। जो हमारा तीसरा भाग है वो है संघनित्र, जहां पर हम लोग जो वाष्प गर्म वाष्प आती है उसे ठंडा करते हैं। अब जो हमारा चौथा पार्ट है वो है अवरोध प्रसार वाल्व, जो भी हमारा ये थ्रॉटल वाल्व होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो द्रव आता है या फिर बोल सकते हैं जो वाष्प आती है अधिक तापमान पर, उसका ये आयतन बढ़ा देता है। आयतन बढ़ने के कारण उसका तापमान और दाब भी कम हो जाता है। तो आप लोग ये ओवरव्यू समझ गए कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और किसका क्या वर्क होता है। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। एक एक लाइन पढ़ते हैं और इस डायग्राम से समझते हैं। पहला क्या है, इस प्रणाली का कार्यकारी तरल संयंत्र में ही रहता है। पहले ही हम लोगों जान चुके हैं कि इसमें जो प्रशीतक यूज किया जाएगा वो अमोनिया यूज की जाएगी। जो अमोनिया हमारी होगी वो इस कार्यकारी जो भी ये पाइपलाइंस हैं इन्हीं के अंदर ही रहेगी। इनको ना कभी निकाला जाएगा और समय आने पर बल्कि रिफिलिंग की जाती है। और जो हमारा वायु संपीड़क निकाय था या फिर वायु निकाय जो वायु से चलने वाला था, उसमें क्या होता था कि एक चक्र के बाद में हम लोग वायु को वातावरण में निष्कासित कर देते थे और वातावरण से नई वायु को अंदर करते थे। यही सारे रीजंस थे जिनकी वजह से ये बनाना पड़ा कि जब गर्म वायु हमारे वातावरण में निष्कासित की जाती थी तो वो जहरीली गैसों का निर्माण करती थी, जिससे हमारे वातावरण में भी प्रभाव पड़ता था। तो यहाँ पर जो तरल है वो इन्हीं पाइपलाइंस के अंदर ही रहेगा। कुछ क्षरण और टूट फूट के कारण वो वाष्प जो हमारा द्रव होता है, कार्यकारी तरल होता है, वो समय बढ़ते हुए कम हो जाता है, तो हम लोग उसे रिफिल कर देते हैं। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे है वाष्पित्र से नम वाष्प बिंदु 1 पर दाब पर निकलकर संपीडक में
प्रवेश करती है। क्या चीज़? जो हमारा ये पॉइंट 1 है, या फिर बोल सकते हैं कि इस स्थान से जो हमारी वाष्प होती है, या अमोनिया बोल सकते हैं, अमोनिया होती है, वो निम्न दाब पर यहाँ से निकलती है या फिर यहाँ से प्रारंभ होती है। अब वो जो निम्न वाष्प है पॉइंट 1 से निकलकर संपीड़क के अंदर प्रवेश करेगी कुछ इस तरीके से। जब ये वाष्प जो है नम होगी और कम इसका आयतन अधिक होगा, और इसका जो दाब है वो भी क्या होगा? कम होगा, और जो तापमान है वो भी कम होगा। जब ये वाष्प संपीड़क के अंदर प्रवेश करेगी तो संपीड़क क्या करेगा? उस वाष्प का आयतन जो है वो कम कर देगा। आयतन कम होने के कारण वाष्प का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा और जो दाब है वो भी बढ़ जाएगा। अब क्या होगा? जो अधिक तापमान और अधिक दाब वाली वाष्प है वो पॉइंट 2 से होते हुए हमारे संघनित्र में प्रवेश करेगी। अब जब उसका तापमान अधिक है और दाब अधिक है, वो जब संघनित्र में प्रवेश करेगी, और संघनित्र का यही काम होता है कि तापमान को कम करना और दाब को वही मेंटेन बनाए रखना। तो क्या है, यहाँ पर संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, स्थिर दाब पर तापमान को कम किया जाता है। तो क्या है, इस स्थान से ये जो इन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पाइपलाइन दी जाती है जिससे हम लोग क्या करते हैं? पानी को इसमें प्रवेश करवाते हैं। और ये देख रहे हैं आप लोग सर्पिलाकार ट्यूब बनी हुई है। जब इनमें अधिक तापमान और अधिक दाब वाली जो वाष्प होती है इसमें प्रवेश करती है तो इन पाइपों के चारों तरफ पानी या फिर जल भरा रहता है, जिसके कारण जो तापमान और उच्च दाब वाली वाष्प है वो अपने तापमान को स्थिर दाब पर पानी को निष्कासित कर देती है, जिससे क्या है, ये वाष्प ठंडी हो जाती है। समझ गए होंगे आप लोग? यही यहाँ पर लिखा रहता है, स्थिर दाब पर संघनन होता है, जिसमें अपनी गुप्त ऊष्मा का निराकरण कर देता है। जो इसकी गुप्त ऊष्मा होती है हमारे किसकी? द्रव की, तो क्या है, वो इसी में छोड़ देता है। अब जो कम तापमान और अधिक दाब वाली वाष्प होती है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है गुप्त ऊष्मा को निष्कासित करने के बाद में। अब जब वो द्रव पॉइंट 3 से होता हुआ थ्रॉटल वाल्व या अवरोध या प्रसार वाल्व में प्रवेश करता है, इसमें क्या है, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट किया जाता है कि जो द्रव हमारा आता है अधिक दाब वाला, उसका जो आयतन है वो बढ़ जाए। आयतन जब बढ़ेगा, किसी भी द्रव का अगर हम लोग आयतन बढ़ा देते हैं तो जो दाब होगा वो कम हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक बक्से के अंदर बंद किया गया और उस बक्से का जो आयतन है आपके आयतन से कई गुना अधिक है, तो आप लोग उसमें आराम से बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको क्या किया जाए, एक छोटे से बक्से में बंद कर दिया जाए, क्या है, जिसमें आपकी बॉडी सही से फिट भी ना आए, तो अगर आपको जबरदस्ती उसमें बंद कर दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? उसकी जो चारों दीवारें होंगी या जो उसकी टीन होगी उस पर क्या है, दाब डालेंगे, और जब दाब डालेंगे आपको गुस्सा आएगी तो आपका क्या है, तापमान भी बढ़ेगा, और जब तापमान बढ़ेगा तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है कि जब हम लोग वाष्प को संपीड़ित करते हैं या उसका आयतन कम करते हैं तो उसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है और जो दाब है वो भी बढ़ जाता है। जैसे ही आप लोगों को जब बंद किया जाएगा तो आप लोग क्या है, दाब लगाएंगे, बाहर की ओर निकलने के प्रयास करेंगे तो उसकी दीवारों पर दाब लगेगा, तो क्या है, अधिक दाब हुआ, और आपका गुस्सा के कारण या फिर बोल सकते हैं कि दाब बढ़ने के कारण आपका ताप भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जब आप लोगों को फिर से फ्री छोड़ दिया जाएगा तो आप लोग रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे, तो आपका जो दाब है, आपकी बॉडी का दाब जो उस पर चद्दर पे पड़ रहा था वो भी कम हो जाएगा और जो आपका तापमान है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो द्रव आता है वो भी कुछ इसी तरीके से कार्य करता है, जिससे क्या है, यहाँ पर दाब और ताप दोनों कम हो जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा वाष्पन की क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। जो हमारा द्रव था, जो वाष्प थी जो द्रव में परिवर्तित हुई थी, तो वो फिर से वाष्पित होना कुछ मात्रा में प्रारंभ हो जाती है। अब जैसे ही ये
वाष्प क्या है, हमारे इस पाइप में प्रवेश करती है। ये जो सर्पिलाकार पाइप देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, एक ब्राइन से भरे हुए पात्र में रखी रहती है। अब क्या है, जो हमारा ये द्रव आता है, इसका जो तापमान है वो जो ब्राइन के तापमान से कम होता है, तो ये अपना तापमान इसको निष्कासित कर देता है और उस स्थान से जो भी वहाँ का तापमान होता है, जो गर्म बॉडी होती है इसी स्थान पर रखी जाती है, जो गर्म बॉडी, उससे उसका तापमान अपने अंदर ले लेता है या फिर अवशोषित कर लेता है। जैसे ही ये जो वाष्प है, द्रव है, वाष्प को जैसे ही अपने अंदर अवशोषित करेगा तो यह पुनः एक कम निम्न दाब और अधिक ताप वाली गैस में परिवर्तित हो जाएगा या वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और ये पॉइंट 1 से फिर से वही क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि फ्रिज में ये कौन सा पार्ट होता है, प्रशीतक। जो आप लोग फ्रिज का क्या देखते हैं, फ्रीजर देखते हैं, फ्रीजर जिसको बोला जाता है, वो भाग यही होता है। मेन जो ठंडक होती है वो फ्रिज में ही दी जाती है, उसके नीचे के जो पार्ट होते हैं वहां पर कोई ठंडक नहीं दी जाती है। फ्रीजर की ठंडक के कारण ही वो सारे पार्ट ऑटोमेटिक ठंडे हो जाते हैं। और ये एक प्रशीतक ऐसा यंत्र होता है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। बोल सकते हैं कि ये एक पात्र होता है जिसके चारों तरफ सर्पिलाकार पाइप पड़ी रहती हैं, जिसमें क्या है, हम लोग ठंडा द्रव भेजते हैं या निकालते हैं। उस ठंडे द्रव की जो कूलिंग होती है वो उस स्थान को प्राप्त हो जाती है और उस स्थान से जो ऊष्मा होती है वो द्रव अपने अंदर समाहित कर लेता है या उस स्थान से अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण जो भी स्थान होगा कूलिंग वाला वो ठंडा हो जाता है। तो आप लोग अपने अपने फ्रिज में देखिएगा कि जो फ्रीजर होता है उसके चारों तरफ कुछ ट्यूब्स टाइप में लगी रहती हैं या फिन्स बोल सकते हैं उनको। फ्रिज में तो फिन्स नहीं होती हैं, लेकिन एसी वगैरह जो होती हैं, वो जो स्प्लिट टाइप एसी होती है उनमें फिन्स लगी रहती हैं। फिन्स क्या काम करती हैं कि अधिक से अधिक ताप को अपने अंदर एकत्रित करती हैं और जैसे ही ठंडा द्रव वहां से पास होता है तो वो जो ताप होता है वो द्रव को दे देती है और द्रव से जो ठंडक होती है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं, जिससे जो भी हमारा वातावरण है वो ठंडा हो जाता है। उसी तरीके से या जो हमारा फ्रीजर होता है उसमें भी ट्यूब्स लगे रहते हैं। जैसे ही ये ठंडा द्रव उन ट्यूब्स में प्रवेश करता है तो वो ट्यूब्स क्या है, उस वातावरण की जो गर्मी है उसे अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं और ठंडक को उस वातावरण में दे देती हैं। तो ये क्रिया जैसे यहाँ पर ठंडक को देती हैं और ऊष्मा को ये अवशोषित कर लेता है, तो ये जो द्रव होता है ये फिर से वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, जैसे ही वाष्प में बदलता है फिर से ये एक क्रिया प्रारंभ, दूसरा चक्र प्रारंभ हो जाता है, संपीडक में आता है, फिर संघनित में आता है, फिर अवरोध बार में आता है, फिर से यहाँ पहुंच जाता है। यही क्रिया अब चलती रहती है। ठीक है, और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक हम लोग फ्रिज या ये भी जो इक्विपमेंट है उसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं ये चक्र रुक जाता है जिस स्थान पर भी होता है। ठीक है, तो संघनित्र भी आप लोग समझ गए होंगे। तो संघनित्र और प्रशीतक का यही मेन अंतर होता है कि यहाँ से क्या होता है कि जो द्रव आता है उसे हम लोग कुछ ना कुछ ठंडा पानी वगैरह देकर उसे ठंडा करते हैं और यहाँ पर क्या होता है, ठंडक जो होती है वो हम लोग गर्म वातावरण में निष्कासित करते हैं और गर्मी इसको देते हैं। ठीक है, इन दोनों में मेन यही अंतर होता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, आप लोगों को डाउट क्लियर किया जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग सुपर कूलिंग और जो सुपर हीटिंग होती है वो भी कवर कर लेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो अगर आप लोगों को वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और बुक्स की पीडीएफ और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।